प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट क्लास में हमने आपको ओम के नियम के बारे में बताया था, साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी। प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वह टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। और हम कह सकते हैं इसमें दो टॉपिक शामिल है। पहला है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और सेकंड आता है कि ओम के नियम में जो हम कहते हैं V/I = R होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसका जनरेशन कहां से होता है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इस चीज को समझेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहला टॉपिक हमारा आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। अब बात आती है कि सबसे पहली बात अपवाह क्या होता है। तो पहला टॉपिक हम जो ले रहे हैं वह क्या है, हम कहते हैं पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन का अपवाह। आप इसे अपवाह भी कह सकते हैं और इसे अपवाह वेग भी कह सकते हैं। सामान्यतः अपवाह का अर्थ होता है बहना, यानी कि फ्लो करना, उसको हम कह देते हैं अपवाह। हम कह सकते हैं बह रही है कोई चीज। तो अब जब इसके आगे लग जाता है इलेक्ट्रॉन का अपवाह, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बह रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यह अपवाह शब्द का ये हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ अभी हमने आपको बताया। इसी अपवाह को हम एक और शब्द से जानते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इसको आप दूसरा भी हेडिंग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो चाहे आप इसे अपवाह वेग कीजिए कहिए, चाहे अनुगमन वेग कीजिए, दोनों के दोनों एक ही बात है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या चीज है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चालक ले लिया, एक कंडक्टर लिया, और कंडक्टर को समझते हैं, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा विस्तार से बनाने की कोशिश करूंगा ये। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे हम कह सकते हैं आवेशवाहक होंगे, जो कि सामान्यतः ठोसों में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, खासकर धातुओं में। यदि आप हम कह सकते हैं अर्धचालकों की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी होते हैं। ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन किसी ठोस में जो आवेशवाहक मुख्यतः होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनको हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दोनों शब्दों से हम इन्हें कह सकते हैं। और किसी भी जो हमारे पास चालक है, उस चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां अनियमित गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, हमने कहा ये अनियमित गति करते रहते हैं, इस तरीके के मोशन करते रहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन बना दूं यहां पर, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह भी इसी प्रकार से गति करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, इस तरीके से गति करते रहते हैं। तीसरा कोई एक इलेक्ट्रॉन बना दूं तो यह इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही गति कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जो गति है किसी एक निश्चित दिशा में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, कुछ इस दिशा में, कुछ नीचे, कुछ ऊपर। इसका अर्थ है इनकी जो परिणामी हम कह सकते हैं कुछ औसत चाल जो होती है वो शून्य के बराबर होती है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आपको हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में विद्युत धारा शब्द बताया था। विद्युत धारा का अर्थ होता है आवेशों का प्रवाह। और आवेशों का प्रवाह जब हमने विद्युत धारा की डेफिनेशन दी थी तो हमने कहा था एकांक परिच्छेद से प्रति सेकंड या एकांक समयांतराल में गुजरने वाले नेट आवेशों की संख्या या नेट आवेश, वो हमारा क्या होता था, विद्युत धारा। तो यदि उस चीज को थोड़ा सा आप दोबारा से याद करें या समझें तो हम कहते थे I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T, जहां डेल्टा 2 क्या होता था, ये होता था नेट आवेश। अब यदि यहां पर मैं एक परिच्छेद की कल्पना कर लूं, मान लेते हैं यह हमने एक चालक बना लिया, इस तरीके से इसको बना दूं तो एक चालक बन जाएगा, बेलनाकार चालक हो गया। इसके अंदर हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब यदि मैं यहां पर एक परिच्छेद ले लूं, इस तरीके से मैंने एक परिच्छेद ले लिया, इतना हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा ले लिया,
मेरी बात समझ रहे होंगे। ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर हो गया, यानी कि एक बेलन हो गया। इस बेलन की एकांक परिच्छेद ले लिया, यानी कि एक पतली सी स्लाइस ले ली बीच में, जैसे हमारे घरों पे दरवाजे होते हैं। ठीक ऐसी स्लाइस ये ऐसे में खड़ी है, दिख आपको ऐसे में रही है, लेकिन ये कैसे ऐसे में है। तो ये जो हमने इसमें एक एकांक परिच्छेद लिया, इस परिच्छेद से जितने इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। मेरी बात पे फिर से ध्यान दीजिएगा, इस परिच्छेद से जितने इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, रैंडमली, जिसे इंग्लिश में यादृच्छिक कहा जाता है, रैंडमली। तो इस कारण से इस परिच्छेद से जो कुल नेट आवेश है वो क्या है, शून्य। तो जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगता तब तक डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, शून्य। तो लिखते हैं यहां पर, जब तक चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता तब कुल या नेट आवेश जो किसी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो किसी परिच्छेद में से प्रति सेकंड या एकांश सेकंड गुजरता है, नेट आवेश गुजरता है, वह शून्य है। प्यारे बच्चों, ये जो मैं इतनी कहानी कथा लिखता हूं, ये केवल इसलिए लिखता हूं कि जब आप कुछ समय बाद, 2-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद दोबारा से ये डेरिवेशन देखें तो आपको मेरी यह बातें देख करके समझ में आ जाए कि उस समय हमने आपको क्या क्या चीजें समझाई थी। इसलिए मैं इतनी चीजें लिखता हूं आपके लिए। और अब हमने इसमें क्या बताया, हमने कहा इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में गए, मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए, n इलेक्ट्रॉन गए, तो इस दिशा में भी जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी भी संख्या कितनी होगी, n ही होंगे, n इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो हम कहें इस वाले परिच्छेद में से जो नेट आवेश गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि सामान्य स्थिति में किसी भी चालक में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहां पे लिख लेते हैं, अतः परिणामी विद्युत धारा शून्य होगी। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक हिस्सा हमने इसका कर लिया पूरा। तो ये सामान्य स्थिति है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है, वो बात यह है कि यदि मैं एक बात कहूं कि इसमें मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो अलग अलग होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात ये नहीं आ रही होगी कि जैसे मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पथ बनाया, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन का पथ था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया, फिर मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे और ऐसे कर दिया। तो आप कह रहे होंगे सर इसको सीधा क्यों नहीं बनाया। इस बात को भी समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये चलता है तो यहां पर जो स्थित है वो क्या, एक धन आयन। ये क्या है, धन आयन रहते हैं, यहां पर धन आयन है। फिर ये यहां से नीचे आया तो यहां पर क्या आ रहा होगा, एक फिर से एक धन आयन रहा होगा। फिर ये इस जगह पर जब पहुंचा तो यहां पर क्या रहा होगा, एक हम कह सकते हैं एक धन आयन रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है तो किसी धन आयन से टक्कर के कारण इसकी दिशा बदल जाती है। तो पहले इस दिशा में चल रहा था, ये यहां से टक्कर हुई इस दिशा में आ गया, यहां से टक्कर हुई इस दिशा में चले गया, फिर यहां से टक्कर हुई इस दिशा में चले गया, और ऐसे ये गति करता रहता है, जो कि मैंने यहां पर आपको दिखाई। तो हम कहें यदि एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यदि मैं लूं, क्योंकि इसमें तो n इलेक्ट्रॉन होंगे, n मतलब बहुत अधिक संख्या में, यदि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है तो क्या कह रहा हमने कहा माना जो हमारा चालक है, चालक में n इलेक्ट्रॉन है, यदि हम लिख सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे डॉट 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 nवे इलेक्ट्रॉन के वेग
हम ले लेते हैं इसको U1, U2, U3 डॉट 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 कहां तक UN हो तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाल रहे हैं। उसी से आपको पता चलेगा, उससे भी हम कह सकते हैं पता चल जाएगा कि जो नेट आवेश बहेगा वो शून्य होगा। तो हम लिखते हैं हो तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो कैसे निकालते हैं औसत वेग? औसत वेग बराबर हो जाएगा, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1, दूसरे का U2, तीसरे का U3 प्लस डॉट 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 कहां तक अंतिम इलेक्ट्रॉन का UN वेग। n इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n, ये हमारे पास आ गया ये। और साथ ही हम कहते हैं इन सब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, तो कुछ इस दिशा में जा रहे थे, कुछ ऊपर की दिशा में, कुछ नीचे की दिशा में, कुछ दाएं कुछ बाएं, इसलिए इनका जो परिणामी वेग होगा, परिणामी औसत वेग होगा वो शून्य होगा। तो हम लिखते हैं चूंकि परिणामी औसत वेग शून्य है अतः यदि परिणामी औसत वेग शून्य है तो इसका अर्थ हुआ कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN बटे n बराबर किसके हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, केवल कब की स्थिति, जब इस चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया। चालक में कोई वैद्युत अप्लाई कर रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र अप्लाई इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि चालक के सिरों के बीच विभवांतर है ही नहीं, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है एनर्जी के लिए। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको मान रहे हम, ये है समीकरण नंबर 1। आगे हम इसका उपयोग जरूर करेंगे। तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। तो सबका क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए हम सेकंड स्थिति ले रहे हैं अपवाह वेग को समझने की। ये हमने प्रारंभ में समझा है कि शुरुआत में यदि कोई चालक है तो कैसा है, और उसके सभी इलेक्ट्रॉनों का जो कुल औसत वेग है हमने कहा वो 0 के बराबर है, और कहीं पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से दाएं जाएंगे उतने ही विपरीत दिशा में जाएंगे। तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमने लिखा है यहां पर कि नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं अपवाह वेग के कॉन्सेप्ट को। मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा मैंने एक चालक लिया, इस तरीके से एक चालक लिया, इस तरीके से एक चालक ले लिया। इस चालक में अभी जब मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा था, जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे। देखिए क्योंकि ज्यादा की चर्चा करेंगे तो डायग्राम समझने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन को देखा कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा था। मान लेते हैं ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से इधर की ओर गया, फिर यहां से इधर की दिशा में गया, और यहां से ये ऐसे चले गया, और अंत में वो इस बिंदु पर पहुंच गया। मान लेते हैं हमने ये मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की सामान्य हम कह सकते हैं दिशा है, जब तक कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया। यहां से इधर बिंदु पर आया, यहां पर एक धनायन से टक्कर हुई होगी, ये इस दिशा में चल दिया मुड़ के, फिर यहां धनायन से टक्कर हुई होगी और ये यहां पर चल दिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर धनायन कहां से आए? जिन इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से बाहर निकलते हैं, मुक्त हो इलेक्ट्रॉन जहां से जिन परमाणु से बाहर निकलते हैं, वही जो परमाणु होते हैं वही धनायन बन जाते हैं। तो वो स्थिर अवस्था में है सामान्यतः, वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं करते, चलते नहीं है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक धनायन नहीं जाएंगे, केवल वो अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। इस चीज को हम आगे बड़ी डिटेल में समझेंगे, जब हम धातुओं पर ताप का प्रभाव समझेंगे तो इस बात को समझेंगे। तो फिलहाल हमने कहा ये यहां से चला, यहां टक्कर लगाई, यहां पहुंचा, यहां टक्कर लगी, इस दिशा में आ गया, और इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या था, शून्य था। हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की गति जब वाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी कि E क्या है, 0 है, कोई वैद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा। अब हमने क्या करा, एक वैद्युत क्षेत्र लगा लिया,
मैंने इस दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो मैंने इस दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया और वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है E। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसे लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र? सीधी सी बात है, इस चालक के दोनों सिरों को एक सेल से जोड़ दीजिए, एक बैटरी से जोड़ दीजिए, तो चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर उत्पन्न होगा तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यदि ये लेफ्ट से राइट है, इसका मतलब है यह वाला सिरा धनात्मक होगा और यह वाला सिरा ऋणात्मक होगा। यहां पर उच्च विभव होगा इस सिरे में धनात्मक, जहां पर आवेश होता है वो उच्च विभव होता है, और जहां ऋणात्मक है वो निम्न विभव है। तो वैद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मूव कर रहा है, आप ये मान सकते हैं। तो इस चालक के विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र इस पर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालेगा। और प्रभाव डालेगा तो क्या होगा? क्योंकि इस पर ऋण आवेश है और इधर की ओर हमने कहा धन आवेश होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीधे चलने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है जबकि वह वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तब इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है v, वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतने तेज वेग से, इतनी तेज चाल से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। और क्योंकि खूब सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं, किसी चालक के अंदर, इसलिए बहुत बार इनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कह देते हैं। जैसे गैस के अणु अनियमित गति करते हैं, जिसको आप ब्राउनी गति भी कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी, वैद्युत क्षेत्र यदि कुछ नहीं लगा है, शून्य है, तो यह भी ब्राउनी गति करते हैं, इसके अंदर अनियमित गति करते हैं। तो इस समय इनका वेग बहुत अधिक होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। अब सेकेंड स्टेज हमने लगा ली, ये तो हमारी पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति हमने ले ली जब ई वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। यदि ई वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये इस दिशा में आ गया, अब इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ खिसकना शुरू करेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं चलता, ये क्या करता है? थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, चलेगा वही, इसका जो पथ होगा वो पहले की तरह होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिसकेगा। कैसे खिसकेगा? अब ये यहीं से चलना शुरू करा, लेकिन ये यहां पहुंच गया, फिर ये इस बिंदु पर टक्कर मारेगा, फिर ये यहां से यहां पर पहुंच गया, फिर यहां पर टक्कर मारेगा, फिर यहां से यहां पर पहुंच गया। तो ये जो सफेद वाली रेखा है, ये तो तब थी जब वैद्युत क्षेत्र 0 था। ये ऑरेंज कलर की रेखा तब है जब हमने वैद्युत क्षेत्र E अप्लाई कर दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस बिंदु पर पहुंचा था, अब की बार इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया। तो दोनों स्थितियों का अंतर कितना है? तो अंतर मैं यदि लिखूं तो देखिए, यहां पर एक रेखा खींच दी और यहां पर एक रेखा खींच दी। ये जो डिफरेंस आएगा, यह वाला जो अंतर होगा, यह अतिरिक्त दूरी जो चलेगा वह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चलेगा। लिख देते हैं, यह अतिरिक्त दूरी वह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चलता है। और यदि कोई दूरी चल रहा है, कोई कण चल रहा है, विस्थापित हो रहा है, प्रारंभ में कहां था? इस बिंदु पर था, अंत में कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया ये वैद्युत क्षेत्र लगाने पे। तो ये जो डिफरेंस है, इतनी दूरी आगे बढ़ गया, दूरी आगे बढ़ा और समय के साथ बढ़ा, इसका मतलब है उस पर एक अतिरिक्त वेग आ गया, और इसी वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म अपवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग प्राप्त कर लेता है। और इसी अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अपवाह वेग है vd, इसका मान ज्यादा नहीं होता, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है केवल। जबकि जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन जिस गति से चलता है वो 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन vd का जो लगभग मान निकल के आया है, प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं, वो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो लिखते हैं vd का मान लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अपनी अनियमित गति करते करते विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो थोड़ा थोड़ा खिसकता चले जाता है, तो दूरी के साथ यदि समय को भाग दे दिया जाए, दूरी में समय को भाग दे दिया जाए, तो वही हमारा क्या निकल जाता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। यहां पर मुझे लगता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग आपका क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम आगे लिख रहे हैं अनुगमन वेग, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध। तो अब अगला टॉपिक करते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसको समझते हैं। तो वैद्युत धारा अनुगमन वेग को संबंध समझने के लिए सबसे पहले फिर से एक चालक मैंने बना लिया, ये चालक बनाया है, और मान लेते हैं ये जो हमने चालक बनाया है, इस चालक में इसकी एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। लिखते हैं माना, क्या क्या चीजें मानेंगे, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, छेद का क्षेत्रफल बराबर कितना है a, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल n। क्या है ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? देखिए, जितनी भी आपके पास धातुएं हैं जिसमें जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हम कह सकते हैं जो धारा प्रवाह की जो शक्ति होगी वो उतनी अधिक होगी। तभी आपने देखा होगा घरों में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम कहें सबसे अच्छी जो चालक होती है विद्युत धारा के लिए वो चांदी होती है, यानी कि सिल्वर होता है, लेकिन वो महंगा बहुत अधिक है। तो इसलिए उसके स्थान पर हम क्या कर लेते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर भी बाकी धातुओं की तुलना में हम कह सकते हैं बहुत अच्छा ऊर्जा का या विद्युत धारा का क्या है, चालक है, विद्युत धारा का चालक है। तो हम क्या करते हैं, कॉपर के वायर यूज करते हैं। तो वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उसके एकांक आयतन में यदि उसका 1 घन मीटर का हम एक ब्लॉक ले लें तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कॉपर में वह एल्युमिनियम की तुलना में काफी ज्यादा होंगे। तो वही हमने कहा है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और यही क्या करेंगे, धारा प्रवाह में अपना योगदान देंगे, इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट करा हुआ है। सेकेंड, हम कहते हैं कि अब हम यहां पर एक लेते हैं, एक बात हम कहें कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो लिखते हैं माना t सेकंड में प्रवाहित धारा I है। यदि I है तो आप समझ सकते हैं I बराबर किसके होगा, Q अपॉन T के बराबर होगा। तो हम कहें इसका यदि एकांक परिच्छेद ले लूं, यदि मैं इतना एक हिस्सा ले लूं इसका, ये हमने एक एकांक परिच्छेद ले लिया। परिच्छेद मतलब इसमें एक पतली सी एक स्लाइस ले ली, जैसे हम कहते हैं घरों का दरवाजा बिल्कुल ऐसी खड़ी कर दी इसके बीच में लंबवत। अब देखिए उसमें 1 सेकंड में या t समय अंतराल में कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं दूसरी तरफ, या नेट आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। यदि 100 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो टोटल कितना हो गया, 90 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चल रहा है। अब ऐसा मान लीजिए, तो हमने कहा I बराबर क्या आ गया, Q अपॉन T। तो यदि I का मान आपको निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा Q की वैल्यू। अब Q की वैल्यू निकालेंगे और साथ में हम निकालेंगे T के साथ में। तो कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीच के जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर से ज्यादा के प्रश्न में और
लगभग 3 नंबर, 2 से 3 नंबर के प्रश्न में ये डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे। तो हमने कहा कि t समय अंतराल में प्रवाहित धारा I बराबर है Q/T। यदि आप आवेश का मान निकाल लें तो t से भाग देने पर आपको I के साथ उसका रिलेशन पता चल जाएगा। तो लिखते हैं t समय पर प्रवाहित कुल आवेश कैसे निकालेंगे Q का मान? ध्यान रखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कौन प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं? सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है। अभी हमने चर्चा करी थी अनुगमन वेग की। तो हम कहते हैं कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस परिच्छेद के पार निकल जाएंगे। कितने समय पर? t सेकंड पर। तो ध्यान रखिए, मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है? vd। t सेकंड पर कितने इलेक्ट्रॉन पार करेंगे? तो मान लेते हैं t सेकंड पर इस जगह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर इस परिच्छेद में, इन दोनों परिच्छेद के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे सारे के सारे यहां से पार कर जाते हैं। कितने समय पर? t समय अंतराल पर। तो यहां जो चली गई दूरी होगी इन दोनों के बीच की, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, वह कितनी होगी? हम लिखेंगे ये वाली जो दूरी है, चूंकि वेग बराबर दूरी बटे या विस्थापन बटे समय। सरल रेखा पर तो आप जानते हैं विस्थापन और हम कह सकते हैं दूरी बराबर होते हैं एक सरल रेखा के लिए। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग कितना है? vd, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है vd। विस्थापन कितना है? यह हम निकालेंगे, इसको ही निकालना चाह रहे हैं विस्थापन। और समय क्या है? हमने कहा यह है t। तो इसकी यहां गुणा कर दी जाए तो क्या आ गया? विस्थापन या दूरी, ये वाली चली गई दूरी किसके बराबर होगी? vd की t में गुणा कर दी, ये आ गया vd गुणा t। अब मेरे इस बात को समझिएगा, मेरे कहने का अर्थ है कि t समय पर जितने इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में होंगे वही इस परिच्छेद को पार करके इधर निकलेंगे, बाकी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बाकी इस परिच्छेद तक पहुंचेंगे तब तक समय पूरा हो जाएगा। तो केवल हमने इसलिए ये दूरी निकाल दी कि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? E। हम कहें परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो गया? A। हम कहें बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि वो आयतन हो जाएगा ना, दूरी में क्षेत्रफल की गुणा करेंगे आयतन आ जाएगा, तो आयतन पता चल गया। दूरी कितना आ गया? vd गुणा t। तो यहां पर आ गया vd इंटू टी, इतना निकल गया। तो q बराबर कितना आ गया? n इंटू a इंटू vd इंटू टी। तो देखिए यह चीज किसको प्रदर्शित कर रही है? आयतन को। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह बताने के लिए हमने स्टार्टिंग में माना है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। थोड़ा सा ये मुझे लगता है ऐसे लग गया है। तो हमने कहा एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में हमारा क्या आ जाएगा? यहां पर n और आ गया। तो हमको पता चल गया q का मान इतना है। और ये जो मैंने इतनी बात आपको ये समझाई है, यह पूरी की पूरी बात ये समझाई है कि ये विस्थापन या दूरी क्या चीज है, हम क्यों निकालते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। ये मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 2 है, 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में q का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू क्या हो गया? ये होगी E इंटू A इंटू VD इंटू T इंटू N, और बटे क्या आ गया? T। तो T से T कट गया, तो I बराबर क्या गया? N E A VD। तो हम यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। तो यहां पर हमारा आ जाएगा I बराबर, सीक्वेंस में लिखे जैसे किताब में, N E A इंटू VD। और यह हमारा किस में संबंध आ गया? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में यह हमारे पास क्या आ गया? संबंध आ गया। तो प्यारे बच्चों, काफी आसान है, बच्चे केवल फंसते इस इक्वेशन को निकालने के लिए फंसते हैं। तो आवेश कैसे निकालेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया n। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वह निकालने के लिए हम एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n
और टोटल कितना आयतन है, जितने के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, परिच्छेद को पार कर जाएंगे टी समय पर, और वह हमने निकाला ए क्षेत्रफल, वीडी गुणा टी, ये इनके बीच की क्या होगी, दूरी। तो ये हो गया आयतन। आयतन में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से मल्टीप्लाई कीजिए और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E, इन सब की गुणा कीजिए तो आपका ये मान आ जाएगा। अब बहुत सी जगह पर आपको यहां पर ये जो मान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए आपको यहां पर ऋण आवेश भी दिखाई देगा बहुत सी जगह। आप इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, दोनों बातें। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आप चाहें तो यहां माइनस का निशान लगा सकते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी आपको बताता हूं। ये वैल्यूज जब रखेंगे तो ये भी माइनस में आ गई, और यहां पर ये वैल्यूज भी किस में आ गई, माइनस में आ गई। ये माइनस का निशान केवल यह बताता है कि जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग की जो दिशा है वह विद्युत धारा की दिशा के अपोजिट है। जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग उसकी विपरीत दिशा में। आप समझते हैं विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉनों जिस दिशा में चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में, और ये वेग किसका है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इसलिए माइनस का निशान इस बात को इंगित करता है, प्रस्तुत करता है। बहुत सी जगह आपको ये सदिश रूप में भी मिलेगा। तो कैसे लिखते हैं ये देखिए, हम लिखते हैं चूंकि I बराबर होता है NEAVD। अब I कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो ये माइनस का निशान के साथ मैं यहां पर इसको ऐसे लिख लेता हूं। तो क्या गया, I बराबर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ये माइनस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यह है NE। अब देखिए A है तो हम क्या कर सकते हैं, A ये एक सदिश राशि है क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता है, और साथ में दूसरा क्या है, VD अनुगमन वेग, ये भी एक सदिश राशि है। तो सदिश रूप में इस समीकरण को ऐसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप कह रहे होंगे कि सर फिर I का क्या होगा, I तो अदिश है। बिल्कुल, जब दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट होता है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं अदिश गुणन, तो उनका जो परिणामी होता है वो कैसा आता है, एक अदिश आता है। इसलिए इसको इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप यदि माइनस का निशान हटाना चाहें तब ये हमारा ये पद बन जाएगा I बराबर NEA इंटू VD आ जाएगा। तो जहां ध्यान रखना, जहां माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि I की दिशा VD, यानी कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत है। बस ये माइनस का निशान इस चीज को प्रदर्शित करता है। अदरवाइज आप चाहें तो फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर NEA इंटू VD, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। बहुत बार आपसे धारा घनत्व, ये तो I तथा VD में संबंध था, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध भी पूछा जाता है। तो लिखते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इन दोनों में यदि संबंध बताना है तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, चूंकि धारा घनत्व जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, J बराबर होता है I अपॉन A के। अब इस समीकरण को यदि मैं कोई समीकरण मान लूं, मान लेते हैं ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से इसमें मान रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 से मान रखने पर आप चाहें तो माइनस के निशान के साथ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू I का मान कितना आ गया, माइनस NEA इंटू VD और बटे क्या आ गया, A, क्योंकि I अपॉन A से A कट गया, तो J बराबर क्या आ गया, माइनस NE और किसके बराबर आ गया, VD के बराबर आ गया। ध्यान रखिए, धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, और ये VD भी क्या है, ये भी एक सदिश राशि है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, बिना सदिश के भी लिख लेते, तो J बराबर क्या हो जाता, माइनस NEVD, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। सदिश रूप में इसको ऐसे लिखते हैं। अब फिर से इन दोनों में दिशा क्या होगी, J की दिशा क्या होती है, धन
आवेशों के चलने की दिशा या इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा धारा घनत्व की दिशा होती है, जबकि Vd क्या है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा। तो फिर से ये दोनों क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है, इसलिए बीच में माइनस का निशान यही प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये जो हमने दो चीजें आपको बताई, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और दूसरा बताया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, और साथ ही यदि कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। बच्चों, जो लोग जेई की तैयारी, जी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की कह लीजिए, नीट की, एयरफोर्स की, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स, ये वीडियोस। लाइव में पढ़ने का मजा अलग है, आपके डाउट्स यहां क्लियर होंगे। ऑफलाइन मोड में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वहां आप चैट में डालेंगे, समय लगेगा तभी जवाब दिया जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर, हिमांशु फौजदार कह रहा है, सर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति क्यों नहीं करता? अरे बच्चे, काफी आसान है। वैद्युत क्षेत्र मैंने बनाया, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अभी तक आपने हमेशा समझा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो ये धनावेश यहां पर होगा, ऋणावेश यहां पर होगा। यही तो वैद्युत बल रेखाओं की होती है कि धन से बाहर निकलती है, ऋण से ऋण की तरफ जाती है, यही वैद्युत क्षेत्र होता है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया यहां पर, समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। अब ये धनावेश क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, और ये ऋणावेश क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कहां जाएगा? ये धनावेश इसको बुला रहा है अपनी तरफ कि भाई आजा आजा, और ये ऋणावेश इसको धक्का मार रहा है, तो ये किधर जाएगा? इधर ही की तरफ तो जाएगा। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा। ये तो सीधी सीधी सारी समझने वाली चीजें प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम को ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं लेकिन स्क्रॉल तेजी से हो रहा है तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम कह रहे हैं ओम के नियम का हमें सत्यापन करना है। तो अब इसको समझिए अनुगमन वेग की हेल्प से। ध्यान रखिए, उसके लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, I बराबर NEA इंटू VD, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में कि VD की वैल्यू निकालेंगे और उसे I के साथ रख देंगे। तो अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है हमारा ओम के नियम का सत्यापन। अब आता है ओम के नियम का सत्यापन, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ। इसके लिए फिर से एक चालक बना रहे हैं। अब देखिए, हम इतनी बार डायग्राम बना रहे हैं, हम नहीं थकते हैं। बच्चे थक जाते हैं, एग्जाम में डायग्राम बनाने में कंजूसी कर देते हैं, उनको वहां मार्क्स मिलने हैं लेकिन वो कंजूसी करते हैं। आलस नहीं करना है प्यारे बच्चों, जहां जितनी आवश्यकता है लिखने की उतना लिखिए, जहां जिस डायग्राम की आवश्यकता है उतना बनाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये लगेगा। जब आवश्यकता है तो बनाना जरूरी है। तो हम डायग्राम बना रहे हैं ओम के नियम के सत्यापन के लिए। फिर से एक चालक बना दिया मैंने, इस तरीके से एक चालक बनाया। आप समझ सकते हैं ये बेलनाकार है। मान लेते हैं चालक की लंबाई है L, और हम कह रहे हैं इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है, मान लेते हैं ये वाला सिरा क्या है, धनात्मक, ये वाला सिरा, और ये वाला सिरा क्या है, ऋणात्मक। तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो मान लेते हैं कितना है, V। तो अब आप समझ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होगी। धन आवेश इधर की तरफ है, ऋण आवेश इधर वाला है। आसान सी बात। अब हमने कहा कि हमें यहां पर ये प्रूफ करना है। अब क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करके, ऐसे करके यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये हम बता चुके हैं, या फिर इसको सामान्य मान लो तो ये इस तरीके से आएगा, ऐसे मान लीजिए, ये इस तरीके से गति करेंगे। ये सफेद वाला बिना वैद्युत क्षेत्र के है और ऑरेंज वाला वैद्युत क्षेत्र के साथ है, आप ऐसा मान सकते हो इसको। तो अब हम कहते हैं यहां से कि सबसे पहला हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर
जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो कितना बल कार्य करेगा। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर लगने वाला बल तो लगने वाला बल क्या होगा, सीधी बात है, F बराबर Q इंटू E। यही तो फार्मूला होता है हमारे पास। F क्या है, लगने वाला बल, Q क्या है, आवेश का मान, E क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना है, E। लगने वाला बल क्या है, F, लेकिन आवेश कितना है, Q की जगह ले लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं F बराबर E इंटू कैपिटल। ये लगने वाला बल आ गया हमारे पास। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। सेकंड, यदि बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूटन कहता है, भाई ये बल कौन सा है, ये तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल है ना, जिसकी हम कह सकते हैं हमने जानकारी कूलाम के नियम से ली थी। लेकिन न्यूटन कहता है कि भाई यदि किसी भी कण पर बल लगेगा तो निश्चित मानिए उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यदि न्यूटन का सेकंड लॉ है तो हम कहेंगे बल लग रहा है तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी है। तो लिखते हैं अतः F बल के कारण यदि इलेक्ट्रॉन पर A त्वरण उत्पन्न हो तो यदि उत्पन्न होगा तो हम जानते हैं लगने वाला बल F बराबर, हम इसको ma से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लगने वाला बल क्या आ गया, F बराबर m इंटू a। क्लियर सी बात आ गई। अब बात आ रही है कि यह भी समीकरण 1 भी उसी बल को प्रदर्शित कर रही है, यह समीकरण 2 ले लें, यह भी उसी बल को बता रही है। ये दोनों बल किसके कारण लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण। दो बल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे दो गुण विद्यमान है, एक इस पे आवेश भी है और दूसरा इस पे द्रव्यमान भी है। तो आवेश के कारण इसमें विद्युत बल लग गया और द्रव्यमान के कारण इसमें न्यूटन के द्वारा जो बल बताया था वो बल लग गया। तो ये बल लेकिन है तो एक ही विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों के बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी समान होंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो रखे मान, हमें a का मान निकालना है तो निकालेंगे ma बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर आ गया। तो त्वरण का मान कितना आ गया, a बराबर हमारा निकल गया स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन क्या आ गया m। ये हमने निकाल दिया त्वरण और इसे ले लिया मैंने समीकरण 3। आप कहोगे सर त्वरण क्यों निकाल रहे हैं, त्वरण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, उस बल के कारण ही इलेक्ट्रॉनों पर एक नया वेग उत्पन्न हुआ जिसे हमने कहा था अपवाह वेग। वह वेग उत्पन्न हुआ। अब वह वेग अलग अलग हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों पर कुछ अलग अलग तरीके से काम करेगा, आप ये मान सकते हैं। तो हमने अभी त्वरण तो निकाल लिया, अब निकालेंगे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न हम कह सकते हैं वेग। तो लिखते हैं अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के कारण कुल वेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन लगने वाले बल के कारण कुल वेग। बिल्कुल सही है सेंटेंस, कुल वेग निकालते हैं। अब हमारे पहले डेरिवेशन में चले जाइए। पहले डेरिवेशन क्या कहता है, देखिए अब हम पुरानी चीजों की तरफ चलते हैं। ये हमने चीजें आपको कुछ समझाई थी। हमने कहा जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 और कुल औसत वेग कितना, 0, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है। तो अब मैंने कहा विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाया तो बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और यदि त्वरण उत्पन्न हुआ तो हम कहेंगे इसका वेग बढ़ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग था u1, पहले इलेक्ट्रॉन का, पहले वाले का,
अब बाद में इसका वेग कितना बढ़ जाएगा, इसका वेग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि त्वरण में समय की गुणा कर दें तो वो वेग के ही बराबर आता है। तो इसलिए u1 में त्वरण a की समय के साथ गुणा करके जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो अब इसको समझिए, हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वो भी आपका दूर करेंगे के कारण। कुल वेग लिखते हैं, पहले कण, पहले इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था u1 प्लस, अब हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है, तो मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि यहां पर हमने कहा क्या था, एक धनायन था जिससे टक्कर लगी, फिर ये इधर की ओर आया तो यहां पर भी क्या था, एक धनायन था जिससे टक्कर लग के इसकी दिशा बदल गई। तो जब ये दो टक्करें लगती हैं तो दो टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल या श्रांति काल कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? दो टक्करों के इलेक्ट्रॉन जब चलता है, धनायनों से टक्कर मारता है, तो किन्हीं भी दो टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यही चीज हम करते हैं, हम लिखते हैं u, साथ में क्या आ जाएगा, देखिए त्वरण तो कितना आ गया a, ये त्वरण हमने अभी कैलकुलेट किया ना, ये तो सब इलेक्ट्रॉनों पर एक जैसा लगेगा, लेकिन सबके विश्रांति काल अलग अलग होंगे। साथ में क्या आ जाएगा, श्रांति काल t1, τ1 कह सकते हैं या t1 कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से थोड़ा सा बनाया जाता है जहां, और इसी प्रकार लिख सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा u2 प्लस a इंटू शांति काल t2। इसी प्रकार तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और nवे इलेक्ट्रॉन का कुल वेग क्या हो जाएगा, un प्लस त्वरण हो गया a, और त्वरण में समय की गुणा कर दी शांति काल tn की, तो त्वरण में समय की गुणा करेंगे तो वेग ही आएगा। और यही वेग क्या है, यही चीज क्या है, अपवाह वेग तो है। तो हमने ये सब चीजें निकाल ली, ये सब अलग अलग कणों का निकाल लिया, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का निकाल दिया। तो लिखते हैं अतः कुल औसत वेग, तो लिखते हैं अतः औसत वेग, और ये जो औसत वेग होगा यह वास्तव में अपवाह वेग के बराबर ही होगा। तो अतः औसत वेग बराबर लिखेंगे अपवाह वेग के बराबर होगा। और अपवाह वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, vd से। तो ये vd बराबर किसके हो जाएगा, इन सबको अपने जोड़ना है, इनका औसत निकालना है। तरीका बिल्कुल पहले वाला है, फिर से दिखा रहा हूं आपको पीछे वाला, आप भूलना मत। इस चीज को ध्यान रखिए, पहले कण का वेग प्लस दूसरे कण का वेग प्लस तीसरे का nवें कण का वेग, सबको जोड़ करके n कण है तो n से भाग दे दीजिए, यही औसत वेग होता है। यहां पर औसत वेग क्या था, 0, जब तक बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा था, लेकिन अब लग गया है, इन सबके वेग बदल गए हैं, तो औसत वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग के ही बराबर होगा। तो उसे ही निकाल रहे हैं, तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले कण का वेग u1 प्लस a t1 प्लस u2 प्लस a t2 प्लस डॉट 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 प्लस ये आ जाएगा un प्लस a tn, और इन सबको किससे भाग दे देना है, n से भाग दे देना है। तो अब क्या आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये u1 u2 और ऐसे un, इनको मैं अलग लिख सकता हूं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, और इनके नीचे मैंने n को लिख लिया अलग। तो क्या बच गया, प्लस at1 प्लस at2 प्लस डॉट 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 प्लस atn। देखिए फ्रेम में आ रहा है, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, atn, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इतना आएगा। इसको आप खोल लीजिएगा, u1 u2 un को अलग जोड़ दीजिए, a τ1 या at1 at2 at3 tn को सबको जोड़ के अलग रख लीजिए। ये पूरा का पूरा पद किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये पद क्या हो जाएगा, ये हो गया 0। अभी हमने समीकरण एक स्टार्टिंग में निकाली थी, आपको बताया था। ये देखिए, ये पूरा पद किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है तो कुल औसत वेग सभी इलेक्ट्रॉनों का 0 है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये तो हो गया 0, ये हो गया 0। तो क्या बच गया, ये बच गया a τ1,
और सब में a कॉमन ले लिया तो क्या आ गया τ1 प्लस या t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn और बटे क्या आ गया n। अब ये पूरी की पूरी चीज क्या चीज है, a को भूल जाइए, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 क्या है पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, दो टक्करों के बीच का औसत समय पहले इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे का, ये nवे का, और इनको n से भाग दे दिया तो ये औसत श्रांति काल आ जाएगा। तो लिखते हैं जहां ये सब चीजें किसके लिए निकाल रहे हैं, ये VD हमारा चल रहा है, जहां टाउ बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn बटे n, जिसे लिखते हैं औसत श्रांति काल, औसत श्रांति काल, ये आ गया। तो इस पूरे पद की जगह हमने क्या लिख लेना है, टाउ लिख लेना है। तो क्या आ गया VD बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया A इंटू टाउ, A इंटू टाउ के बराबर हमारा क्या आ गया VD का मान आ गया, अनुगमन वेग का मान आ गया। तो क्या इतनी चीज क्लियर है प्यारे बच्चों? यदि इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में बताइए और साथ ही लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चेक करिए बच्चों क्या ये क्लियर है। तो ये दोनों पेज का आपका हो गया होगा। कुछ डाउट हैं आपके? सर क्लियर है? सर क्लियर है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। हिमांशु फौजदार कुछ कह रहे हैं चालक में इलेक्ट्रॉन पर तेजी से स्क्रॉल हो रहा है प्यारे बच्चों। तो कोई बात नहीं, आज बच्चों इस टॉपिक को हमें खत्म करना है, तो आपके डाउट रह भी जाएंगे, हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी कर लेंगे। हालांकि बहुत तेजी से मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी के एक दो होंगे बस। क्या होगा आकर्षण बल, अब तेजी से स्क्रॉल हो रहा है बच्चों, कुछ करा नहीं जा सकता। तो हमने निकाल दिया VD बराबर A इंटू टाउ के बराबर, जहां ये A क्या है औसत श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या चीज है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों का बीच का समय अंतराल, तो ये हमने औसत निकाल दिया, तो ये आ गया। अब इस वाली समीकरण को हम कोई नाम दे देते हैं, ये 3 थी, इसको लिख लेते हैं 4। तो समीकरण 4 में A का मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 3 से A का मान रखने पर ये लिख रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 3 से A का मान रखने पर, तो अभी हमने निकाला कि जो VD है वह बराबर हमारा था A इंटू टाउ के, और VD बराबर हमारा आ जाएगा, A की वैल्यू अभी हमने लिख दी है। A का मान कितना है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन M, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन M, और साथ में हमारा क्या आ गया, ये टाउ आ गया। तो VD का एक मान तो आपके पास ये आ गया, ध्यान रखिएगा। ये पीछे समीकरण मैंने कौन सी बनाई थी, सीक्वेंस देख लें, ये समीकरण 4 थी, तो अब मैं इसको ले लेता हूं समीकरण 5, और इसी समीकरण में हम लिखते हैं, चूंकि आपको हमने बताया था विभव प्रवणता E बराबर V अपॉन R के बराबर, उस हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू V अपॉन L। माइनस का निशान छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र और जो विभव होता है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है उस दिशा में विभव क्या होता है, घटता है, वो माइनस निशान इसको शो करता है। अब L क्यों आया बीच में, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने ये जो चालक लिया है, इस चालक की लंबाई कितनी है L, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है V, और वैद्युत क्षेत्र कितना है E, तो हम कहेंगे E बराबर होगा V अपॉन L के, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने E बराबर V अपॉन L यहां पर रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा VD बराबर स्मॉल e इंटू E का मान V बटे M इंटू L, और साथ में क्या आ गया टाउ। तो ये VD का हमारे पास एक और मान निकल के आ गया, ये हो गया समीकरण 6 मान लेते हैं। अब हमें VD का मान भी पता चल गया, अनुगमन वेग भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है ओम के नियम को सत्यापित करना है। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम होता है V अपॉन I इज इक्वल टू R,
तो अब इसमें कहीं ना कहीं से आई लाना है हमें, क्योंकि हमारे पास v तो आ गया लेकिन आई लाना है। तो हम लिखते हैं चूंकि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है I बराबर NEA इंटू VD, ये होता है। तो VD का मान समीकरण 6 से इसमें रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 6 से मान रखने पर तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NEA और VD का मान कितना आ गया, EV बटे ML, EV टाउ बटे M इंटू L के बराबर ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, V अपॉन I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये आ गया N, E की E में गुणा होगी तो E स्क्वायर, ये आ गया A इंटू ये आ जाएगा हमारा NE स्क्वायर A, साथ में आ गया टाउ और नीचे हमारा आ गया M इंटू L और बच गया हमारा V, और ये किसके बराबर है, I के बराबर। हमें तो V अपॉन I करना है, तो V को मैंने यहीं रख लिया, I को इसके नीचे ले गया। अब ये ML ऊपर जाएगा, बाकी पूरा पद नीचे, तो क्या गया ML बटे NE स्क्वायर A इंटू टाउ। और V अपॉन I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो लिखते हैं चूंकि ओम के नियम से इसको यदि ऐसे लिखें R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ये मान लेते हैं समीकरण कितनी है 7, और ये वाली समीकरण कितनी हो गई, मान लेते हैं 8। समीकरण 7 और 8 की तुलना कीजिए, दोनों के बाएं पक्ष तो V अपॉन I है, दाएं पक्ष बताता है R किसके बराबर है, ML NE स्क्वायर A इंटू टाउ के बराबर है। तो लिखेंगे अतः समीकरण किस किस की तुलना करनी है, 7 तथा 8 की तुलना से, 7 तथा 8 की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा ML बटे NE स्क्वायर A इंटू टाउ। और यह हमारा सिद्ध करता है कि जो स्थिरांक है वो ये है। क्या चीज है ये भी समझिए, ये हम R को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं ना। अब देखिए क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलेगा नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया। L चालक की लंबाई, धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक की लंबाई भी नहीं बदलेगी, तो ये भी कांस्टेंट है। N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नहीं बदलेगी, तो ये भी कांस्टेंट। E स्क्वायर यानी कि E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो भी नहीं बदलेगा। A एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A भी वैसे रहेगा। और शांति काल तो औसत शांति काल है, जो कि दो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच का समय अंतराल है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहां हमने क्या कर दिया, ओम के नियम को प्रूफ कर दिया कि V अपॉन I बराबर जो R होता है कांस्टेंट के, वह वास्तव में नियतांक किसके बराबर है। और यही बताता है हमें कि यह हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि देखिए एकांक परिच्छेद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सारे चालकों में अलग अलग होगी, इसलिए N यहां पर आ गया। साथ ही आपने देखा था कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, R का मान भी बढ़ता है, ये भी क्लियर हो गया। जैसे जैसे क्षेत्रफल घटाते हैं वैसे वैसे R का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। वो सब चीजें यहां पर आ गई। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये जो ओम के नियम का सत्यापन है, कभी छोटे प्रश्नों में नहीं मिलेगा आपको, जब भी आपके बोर्ड में आएगा बड़े प्रश्नों में आएगा। और अगर समझ के करोगे तो आसान, रट के करोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे अभी चैटिंग ही कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई में ध्यान दो प्यारे बच्चों। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब इसके आगे यदि आप चाहें तो इसे धारा घनत्व के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो कल हमने धारा घनत्व के पदों में जैसे हमने निकाला था, जे के रूप में भी आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफी आसान है, उसमें आप कर सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वह आता है मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता।
गतिशीलता क्या होता है इसको समझिए, छोटा सा टॉपिक है। हम कहीं यदि एक चालक लूं, ये मैंने एक चालक ले लिया, इस चालक के सिरों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र लगाया वो एकांक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाया। और एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने के कारण यहां जो अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ, अनुगमन वेग जो उत्पन्न हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो किसी चालक के सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों पर जितना अनुगमन वेग या अपवाह वेग उत्पन्न होता है उसी को हम उस चालक की गतिशीलता कहते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूं, बिल्कुल शब्दों वाली डेफिनेशन है, सरल डेफिनेशन है, आपको आसानी से ये याद भी होगी, समझ में भी आएगी। तो मैंने क्या हमने कहा किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों में जितना अपवाह वेग या अनुगमन वेग उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। इसे गतिशीलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। यहां पर हमने कहा गतिशीलता म्यू बराबर क्या कहा, एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न अनुगमन वेग। तो यह है अनुगमन वेग जो इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न हुआ, तो यह आ गया वी और बटे हमारा क्या आ गया, यह है डी, वी और बटे क्या आ गया हमारा ई। ये हमारा क्या हो गया, गतिशीलता का सूत्र हो गया। यदि इसका आप कहें मात्रक क्या होगा, तो देखिए ई को अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्योंकि ई बराबर किसके होता है, वी अपॉन एल के। तो वी क्या है, वोल्ट, एल क्या है, मीटर। तो इसका मात्रक निकालें तो ऊपर वाले का मात्रक तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, और ई का मात्रक क्या आ गया, वोल्ट बटे मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर ऊपर चले गया तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक होगा गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी का। ये भी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब बहुत बार इसको थोड़े अलग अलग सूत्रों में प्रदर्शित किया जाता है। तो किन सूत्रों में प्रदर्शित किया जाता है, अभी मैंने इससे पहले आपको ये वीडी के दो फार्मूले बताए हैं। इन दोनों अलग अलग फार्मूलों को यदि आप वहां गतिशीलता में रख देंगे तो आपके पास म्यू के अलग अलग फार्मूले आ जाएंगे। जैसे वीडी बराबर है स्मॉल ई कैपिटल ई टी बटे एम। तो हमने रखा वीडी, चूंकि वीडी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे एम, ये मान यदि यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वीडी का मान स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे ये ई तो पहले से था और साथ में क्या आ गया एम। तो ई से ई कट गया तो क्या आ जाएगा, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल ई इंटू टाउ बटे किसके आ गया, एम के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से दूसरा फार्मूला ले लीजिए भी का, तो उससे आपकी मोबिलिटी का एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको करेंगे। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर धनायन इलेक्ट्रॉनों को टक्कर क्यों मारते हैं, उर्ज फातिमा कह रही है। कह रहे बच्चों धनायन इलेक्ट्रॉनों को टक्कर नहीं मार रहे, धनायन तो अपनी जगह पर स्थिर हैं सामान्यतः, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं भाई ऐसे थोड़ी है कि सारे धनायन एक लाइन से खड़े हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, आपने यदि किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर देखा हो, हमने आपको एक दो बार पहले भी बताया, किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से 3D फॉर्म में होता है, ये इस तरीके से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा यहां पर भी थे, परमाणु यहां पर भी है, यहां पर भी आयन, यहां पर भी है, इन सब जगहों पर आयन है, हो सकता है बीच में भी आयन हो, आयन मतलब परमाणु। अब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, वो आयन बन गया सारे के सारे। तो ये
इतनी जगह पर है। अब जो इलेक्ट्रॉन रहे वो इनके बीच बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। अब ये तो बहुत बड़ा बनेगा ना, ये तो हमने केवल एक इकाई बनाई है उसकी। तो भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि सारे धनायन बिल्कुल किनारे हो जाएंगे, हाँ जी आप राजा महाराजा हैं, आप आइए आपको रास्ता देते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वही परमाणु धनायन है, वो रास्तों में खड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है तो टक्कर तो लगेगी उसकी, इसलिए उसकी गति क्या है, अनियमित है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। हिमांशु कह रहे हैं कुल वेग दोबारा बताओ। देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के कारण जो कुल वेग निकलेगा, अरे भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग था u, अब मैंने उस पर वैद्युत क्षेत्र लगाया तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो है a, और दो टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या है, ये है t। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां पर पहुंचा, इसके बीच में त्वरण क्या था a, समय कितना लगा t, तो वेग कितना होगा इसका वेग निकल के आ जाएगा, वेग बराबर होगा a इंटू टी के। क्यों होगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां से निकालिए ना, यहां से क्या आ जाएगा, वेग बराबर त्वरण गुणा समय। तो त्वरण क्या है a, समय क्या है t, और ये क्या है वेग, और यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग। तो इसी को तो मैंने जोड़ा है सब में, a t। ये पहले इलेक्ट्रॉन का है तो u1 at1, दूसरे कण इलेक्ट्रॉन का है तो u2 प्लस at2, लेकिन त्वरण नहीं बदलेगा। त्वरण तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है ना, तो सब इलेक्ट्रॉनों पे समान बल लग रहा है, तो त्वरण तो समान होगा, लेकिन उनकी टक्करों के कारण समय अंतराल अलग अलग होंगे, जिसके कारण उनके प्रारंभिक वेग भी अलग अलग होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर होगी। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करके। अतुल कुमार द्विवेदी कह रहे हैं सर सारा का सारा एक बार सारांश दे दीजिए। प्यारे बच्चों, सारांश सीधा ये है कि जब आप किसी चालक में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तो चालक के इलेक्ट्रॉन इधर उधर अनियमित गति करते हैं, जिसके कारण उनके जो परिणामी विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो शून्य होती है, और हम कहते हैं उनका जो परिणामी वेग जो होता है सभी इलेक्ट्रॉनों का वो भी शून्य होता है। औसत वेग जिसे हम कहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई किया तुरंत इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, बल के कारण उन पे त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण उत्पन्न होने के कारण वो पहले की तरह तो गति करते ही हैं, साथ में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेग मिल जाता है, और उसी अतिरिक्त वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग। पहले वो करते थे वेग उनका 10⁵ मीटर प्रति सेकंड था, बाद में उनका जो वेग थोड़ा सा जो ज्यादा मिलता है उन्हें पहले वेग के साथ साथ वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, वही अपवाह वेग। और इसके कारण अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे आगे की ओर खिसकता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, और वही हमारा क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न होने का मूल कारण है। उसी कारण तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी एकांक परिच्छेद से प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही हमारा क्या होता है, विद्युत धारा के रूप में होता है। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये आ गया आपको समझ में। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट लगभग हो चुका है। अब मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। उर्ज फातिमा अभी भी उसके मैसेज आ रहे हैं कि सर टक्कर क्यों मारते हैं, मैंने बता चुका हूं। धनायन अपनी जगह पर खड़े हैं, वो एक आपको कह दिया जाए एक कमरे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, और आपको एक दरवाजे से निकल करके दूसरे, मैं ये कहूं 10 मीटर आगे बढ़ना है, बीच में भीड़ है, तो बिना टक्कर लगाए तो आप जा ही नहीं सकते ना। आप जितनी जोर से भागेंगे उतनी जोर से टक्कर लगेगी आपके, तो आप सीधे नहीं निकल सकते क्योंकि बीच में लोग खड़े हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ है, उसके बीच बीच में धनायन खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको हो गया होगा ये क्लियर। तो मुझे लग